हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम 1 टू 15 दिसंबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने टॉप 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। वैसे देखा जाए तो जब आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं सवालों को शामिल किया है जो कि पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें दिया गया सारा सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला सवाल है, 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनकर। जगदीप धनकर कौन है? हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर के बीच हुआ है और इसका विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसका विषय है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियाँ और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ये इसकी थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप जान रहे हैं हाल ही में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसलिए इन पाँचों राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंधित सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा सवाल है कि मिजोरम राज्य के लिए नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहोमा बने हैं। ये किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन सी, जेडपीएम पार्टी से। जेडपीएम पार्टी जिसका फुल फॉर्म है जोरम पीपल्स मूवमेंट। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। मिजोरम राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये लाल दुहोमा को कितनी सीटों से ये जीते हैं? तो ये जीते हैं 27 सीट से। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन-सा है? तो मिज़ोरम राज्य का ही एक क्षेत्र है जो कि है सिरेचिप। इसी क्षेत्र से ये बिलॉन्ग करते हैं। इसके साथ ही मिज़ोरम में बीजेपी ने कुल 2 सीट जीता, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 1 सीट जीता है और मिज़ो नेशनल फ्रंट जो कि एमएनएफ है, इसने कुल 10 सीट्स को जीता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखें और इसके साथ में ये किस पार्टी के हैं और इस पार्टी का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं जो कि संबंधित है इम्पोर्टेंट डेज से, जिसे हिंदी में हम दिवस कहते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। देखिए यहाँ मैंने थीम जो है वो आप इंग्लिश में बताया है क्योंकि इंग्लिश से जो थीम होते हैं उसे याद करना ईजी होता है एज कंपेयर टू हिंदी थीम। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश थीम को ही यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड ये भारत का 16वां राज्य बना किस वर्ष में? वर्ष 1963 में। और उस समय इसका उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 दिसंबर को हर साल। छठा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 में इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में और इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है विश्व मृदा दिवस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को। इसकी थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अब
यहाँ देखिए, यहाँ एक दिवस और है जिसे मैंने मिस कर दिया है। ये है दिव्यांग दिवस, है आपका दिव्यांग दिवस, जो कि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 ऑफ दिसंबर को। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2014 से कब तक के लिए बढ़ाया है? देखिए, ये 14 नहीं होगा, ये 24 होगा। 2024 से कब तक के लिए सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर होगा कि सरकार ने 5 वर्षों तक के लिए इसे बढ़ा दिया है। अब क्योंकि ये योजना आपके न्यूज़ में है, तो ये कब प्रारंभ हुआ था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये डेट याद रखिएगा। ये योजना प्रारंभ हुआ था 17 दिसंबर 2016 को। इस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये योजना कुल 11.80 लाख करोड़ की योजना है और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है वो है खाद्य और पोषण संबंधित सुरक्षा 81 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहुंचाना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया है? 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, 2 राज्यों में या 6 राज्यों में? तो इसका सही आंसर होगा, भारत में वर्तमान में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाया गया है। वो कौन-कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाया गया है। यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित रूप से बनने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इससे विधानसभा चुनाव से संबंधित सारे सवालों को आप डिटेल में ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम में। अगला सवाल देखते हैं, जो कि संबंधित है साइंस एंड टेक से। तो भारत के ने किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी के अध्ययन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह, जिसका नाम है निसार, को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह, जिसका नाम क्या है, निसार, को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। अब निसार का फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ निसार के देखिए, एन फॉर आपका नासा हो जाएगा, जो कि किसका है, स्पेस एजेंसी यूएसए का है, अमेरिका का है। और इसरो, आई फॉर इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। इसका अगला सवाल देखते हैं, जो कि ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। सवाल है, 33वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। और इनको किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें यादें यादें और यादें के लिए, ये पुस्तक का नाम है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो वर्ष 2016 में ये प्रकाशित हुआ था। व्यास सम्मान किससे संबंधित होता है? तो देखिए, अभी लास्ट 1 डिकेड में, यानी पिछले 10 सालों में प्रकाशित किया जाने वाला जो उत्कृष्ट लेख होता है, उत्कृष्ट किताबें होती हैं, उनके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब 33rd व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, तो इसके साथ ही आपको 32वां व्यास सम्मान भी याद रखना है। तो ये मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस उपन्यास के लिए? तो पागलखाना उपन्यास के लिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई राज्य के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा कि इस स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई। तो आपसे सीधा सवाल बहुत कम एग्जाम्स में आजकल पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सब लोग याद करके जाएंगे। आपसे सवाल घुमा के पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ के जाएंगे और वही सिलेक्शन लेके भी जाएंगे। तो आप जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल होता है तो उसे हर एंगल से पढ़ के जाइए, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह से सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री बने हैं, किस नंबर के बने हैं? तो ये बने हैं इस राज्य के चौथे नंबर के चीफ मिनिस्टर। तो ये है बीजेपी पार्टी से। तो कुल 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें ध्यान रखिएगा कि 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
ये पहले आदिवासी नेता बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और ये किसके स्थान पर बने हैं? तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भूपेश बघेल। तो इन्होंने किनका स्थान लिया है? भूपेश बघेल का स्थान लिया है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे 2018 से लेकर 2023 तक। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ का कुल विधानसभा सीट कितना है? तो कुल 90 विधानसभा सीट हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर आप एक पॉइंट मैं और बता देती हूँ, विधानसभा चुनाव से संबंधित। देखिए, जब भी चुनाव से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो उसमें ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, जब एग्ज़ामिनर बहुत टफ लेवल में जाके पूछना चाहेगा, तो वो आपसे ये पूछेगा कि विष्णुदेव साई को शपथ किसने दिलाई? तो आपने तो बस चीफ मिनिस्टर का नाम याद करके आप एग्ज़ाम में गए। आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि ये भी पूछा जा सकता है कि किसने शपथ दिलवाई? तो इसलिए जिन-जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन राज्यों के राज्यपाल का नाम भी आप ज़रूर याद करके जाएँ। तो विष्णुदेव साई को शपथ किसने दिलवाई है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। तो 90 सीटों में बीजेपी ने कुल कितनी सीटों से जीत हासिल की है? तो 54 सीटों से। कांग्रेस ने 35 सीट जीता और एक और पार्टी है जीजीपी, जो कि है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसने जीजीपी ने कितनी सीट जीती है? तो 1 सीट जीती है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चाहें तो देख सकते हैं विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित वीडियो, जिसमें डिटेल में मैंने सारे पॉइंट्स को बताया हुआ है। क्योंकि मैं इस एक-एक सवाल को इतने ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 2023 में भारत का स्थान है 7वाँ। पिछले बार कितना था? तो 8वाँ स्थान था। तो भारत अपने रैंक में सुधार कर रहा है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि देखिए 2014 से जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक़्त से लेके अब तक 2014 में भारत 31 पोज़ीशन पे था और तब से लेके अब तक भारत अभी वर्तमान में 2023 में भारत 7th पोज़ीशन पे है। तो ये भारत के लिए काफ़ी ही अच्छी बात है। काफ़ी इन्होंने इसमें अच्छा परफ़ॉर्म किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अभिनेता कबीर बेदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो अभिनेता कबीर बेदी को इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। ये भी ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि ये संबंधित है आपके विधानसभा चुनाव से। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहन यादव। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? विधानसभा क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप नज़रअंदाज करके मत जाइएगा एग्ज़ाम में। इनका विधानसभा क्षेत्र है उज्जैन। बात करें मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो कुल विधानसभा सीटें हैं 230, जिसमें से मोहन यादव ने कितनी सीटों से जीत दर्ज की है? तो 163 सीटों से। अब यहाँ सवाल उठता है कि मोहन यादव किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, तो मोहन यादव भी बीजेपी पार्टी से हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया? ये मिला है पंडित गणपति भट्ट को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखिए, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1980 में और ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कला और संस्कृति के क्षेत्र के लिए इसे प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। ये है कि पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड टस्क।
इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। ये बिलोंग करते हैं सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी से। डोनाल्ड टस्क ने किनका स्थान लिया है? तो यहाँ पोलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो है मोत्स्युज मोरावाली। ये सब पोलैंड की संसद का नाम क्या है? सेजम। और पोलैंड की बात करें तो ये एक मध्य यूरोपीय देश है। यहाँ की कैपिटल है यानी कि राजधानी है वारसा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि साइंस एंड टेक से संबंधित है। वज्र प्रहार 2023 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो वज्र प्रहार अभ्यास किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। और इसका आयोजन जब भी किसी भी सैन्य अभ्यास का आयोजन जब भारत में होता है तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वज्र प्रहार 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है कहाँ पर? मेघालय के उमरेई में। अगला सवाल है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, यहाँ पर आयोजन हुआ है। समिट की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये है शांति में समृद्धि। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा नए भारत का संवेदना पुस्तक का विमोचन किया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ शब्द है विमोचन। विमोचन किया गया, ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। अगला सवाल है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंग्लिश में BRI कहते हैं, से कौन सा देश बाहर हो गया है वर्तमान में? तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली देश, ऑप्शन सी से इटली देश बाहर हो गया है। अब बात करें इटली शामिल कब हुआ था इसमें? इसमें इटली शामिल हुआ था वर्ष 2019 में। और इसने ये तर्क दिया है कि इस BRI में जुड़ने के बाद भी उन्हें अपने प्रॉफिट में कुछ खास इजाफा नहीं दिखा, जिसके वजह से ये बाहर हो गया। तो इटली की कैपिटल है रोम और यहाँ के PM है जॉर्जिया मेलानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं इससे संबंधित। तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2027 तक ऐसे चेतावनी प्रणाली को तैयार करना जिससे पृथ्वी पर आने वाले खतरनाक बदलावों का अलर्ट भेजा जा सके। तो आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है जो अचानक से अर्थ पे हो जाता है, जैसे सुनामी आ जाना, आंधी तूफान आ जाना। इस तरह की बहुत सारे प्राकृतिक आपदा जो है वो आ जाती हैं। तो इससे संबंधित चेतावनी प्रणाली को तैयार किया जाएगा इसके अंतर्गत। कब तक? तो ये ध्यान रखिएगा 2027 तक। और अगला सवाल है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है 49th पोजीशन पे। बात करें पहले स्थान की तो फर्स्ट पर है USA, सेकंड पर है नीदरलैंड और थर्ड पर है सिंगापुर। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर विधेयक 23 को पारित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी होंगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 114 सीट। अब इसके बारे में डिटेल समझते हैं क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, इस विधेयक को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया है और जम्मू और कश्मीर में पहले 107 सीटें थी, जिसे बढ़ाकर 114 सीट कर दिया गया है। POK के लिए टोटल 24 सीटें आरक्षित हैं और इसमें पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। यहाँ पर देखिए, जम्मू में जो सीटें हैं वो पहले 37 थी, उसे 43 किया गया है और कश्मीर में 46 से 47 सीट किया गया है। तो ये थे इस विधेयक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे POK, जिसका फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यानी वो कश्मीर का वो एरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में है, उसके लिए पहले से ही 24 सीटें यहाँ पर आरक्षित कर ली गई हैं। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किस पुस्तक को प्रदान किया गया है? ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड जो है ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया? तो इसे 2018 में प्रारंभ किया गया है और ये शांति साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में और इसका जो पूर्व नाम था, ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर होगा अयोध्या। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है अयोध्या धाम स्टेशन। यानी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब से होगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, वाई भारत मैटर्स ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के। ये अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि है BBC, जिसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं समीर शाह। BBC जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1922 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अच्छा, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक पुस्तक किसने प्रसारित किया था? तो ये प्रसारित किया गया है किसके द्वारा? BBC के द्वारा। और इसमें जो वर्ष 2002 में जो गुजरात में जो दंगा हुआ था, उससे संबंधित चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके लिए ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी हो जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे प्रारंभ किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो जितने भी गांव है उसका मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करवाया जाएगा। यानी कि हमारे गाँव में आप देखते होंगे कि ज़मीन को लेकर हमेशा लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, वो ज़मीन मेरा है। तो ये सब इश्यूज फ्यूचर में ना हो, तो इसकी वजह से उसका मानचित्रण करवाया जाएगा और साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करवाया जाएगा, जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हमारे केंद्रीय और संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस और फोर्थ में है ऑप्शन डी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यानी कि इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कोई भी देश नहीं है, क्योंकि जो भी मापदंड होता है इस सूचकांक में वो किसी देश ने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से टॉप 3 रैंकिंग जो है वो इसमें खाली है।
अब बात करें यहाँ डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस की, तो इनका क्या स्थान है? तो यहाँ डेनमार्क है 4th पोजीशन पे, एस्टोनिया है 5th पोजीशन पे और फिलीपींस है 6th पोजीशन पे। भारत का स्थान है 7th, जो कि अच्छा पोजीशन माना जाएगा। तो यहाँ आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भारत का स्थान है 2023 में 7th, जो कि 2014 में देखा जाए जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय 31 रैंक थी, तो काफ़ी अच्छा सुधार किया गया है। और 2022 में क्या रैंक थी? तो 8th रैंक थी। अगला सवाल देखते हैं कि केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना किनके लिए प्रारंभ किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रारंभ किया गया है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, यानी कि SHG, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके द्वारा ये नमो ड्रोन दीदी योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें देखिए एक पॉइंट जब और भी इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे PM ने किया है इसका उद्घाटन। हमारे PM ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका जो उद्देश्य है 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना। किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत खेतों में जो भी छिड़काव होता है ड्रोन के हेल्प से, वो इन महिलाओं के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इससे क्या है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये तो सशक्त होंगी ही, साथ साथ हमारे जो कृषि क्षेत्र है वो भी विकसित होगी। अगला सवाल है, 35वां सवाल है हमारा, वर्ष 2024 में COP29 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2024 में COP29 आयोजित किया जाएगा अजरबैजान, बाकू में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये 29, 28 इसका मतलब ये है कि ये कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे हम शॉर्ट में कॉप बोलते हैं, और ये 29वां संस्करण है जिसके वजह से इसे COP29 कहा जाता है। COP28 भी ध्यान रखिए, जो कि 2023 में कहाँ आयोजित की हो रहा है? तो दुबई, UAE में। और COP29 होता क्या है? तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया एक ऐसा पहल है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो ये था 1 to 15 दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो ये सारे सवालों को आप डिटेल में देख लीजिए, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन आप लक्ष्य तक डटे रहें।